अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एरोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस हम करेंगे। तो आज हम लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात मेरा हिसाब से आज का पहला सवाल ये है कि जो मैथ होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैथ। तो फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मैथ 80 केजी है, 90 केजी है। तो मैथ फिर हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? जिसम के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम ये जो आप कहते हैं कि हमारा 80 केजी मैथ है, 90 केजी है, तो ये क्या चीज़ है फिर? तो दिल्ला और समीना बताएं। सर मैथ्स को हम इस तरीके से कहते हैं कि उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस हिसाब से एक्ट कर रही है। अगर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैथ्स ज्यादा है। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है तो मैथ्स कम होगा। इस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं ग्रेविटी के साथ। हाँ जी, है, आपने ठीक कहा है कि देखें, जो भी आपके पास वो तराजू होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें स्प्रिंग लगी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ वेइंग मशीन, उसमें स्प्रिंग लगी होती हैं, विच इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। आप वैसे कोई मतलब डेली लाइफ में देख लिफ्ट को चाहे ना भी करें, देन एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज mg। तो मतलब जब आप रेस्ट पर मौजूद हैं, जाहिर है कि आपने कोई चीज वो वेट करनी है तो आप रेस्ट भी होंगे, तराजू भी रेस्ट पर होगा। तो तब आपका जो वेट होगा वो क्या होगा? वो mg के बराबर होगा। अब ये जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये जो स्प्रिंग को वो डाउनवर्ड दबाएगा नीचे की तरफ। तो फिर क्या होगा? दिस एक्ट ऑन अ वेइंग मशीन, तो ये वेट वेइंग मशीन पर एक्ट करता है, विच ऑफर्स द रिएक्शन तो देयर है। अब वैसे तो आपको पता है कि ग्रेविटी का जो रिएक्शन है वो ग्रेविटी ही आएगा, लेकिन चूंकि हमने वो फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ा था कि जो हमारी अंडर स्टडी हो वो फोर्सेस होती हैं, हम सिर्फ उनको स्टडी करती हैं। तो चूंकि जितना ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड वेट लगाती है और नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लगता है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन ये दूसरे के कोरस्पॉन्ड है। जितना वेट लगेगा उतना ही जो नॉर्मल रिएक्शन वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर लगेगा। तो बस सम टाइम जो है ना गलतफहमी ये हो जाती है, हम ना ये कह देते हैं कि ये वेट है, उसकी जो मतलब पेयर बन रहा है रिएक्शन पेयर, वो नॉर्मल रिएक्शन आर है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। वेट का जो रिएक्शन पेयर वो वेट ही फोर्स होती है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होती। लेकिन हम जब कैलकुलेशन वगैरह कहते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा होगा है विच ऑफर्स द रिएक्शन, कि वो एक वो कह रहा है कि जब आप पेट डाउनवर्ड एक्ट करते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है। चूंकि इस वजह से डेवलप हो रही है तो इसलिए फिर हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर देते हैं। तो लेकिन आपने ये कंसेप्ट को अपना खराब नहीं करना, आपने ये नहीं कहना कि जी वेट का जो रिएक्शन पेयर है वो नॉर्मल फोर्स है, नहीं। तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगी? अपवर्ड एक्ट करेगी। मैंने आपको बताया था ये जो नॉर्मल फोर्स होती है ये सरफेस की फोर्स होती है। ये क्या करती है? ये कोई भी सरफेस, जब एक बार सरफेस दूसरी सरफेस को नीचे पुश करती है तो ये क्या करती है? उस सरफेस को अपवर्ड पुश करती है। तो जब हम कोई चीज मतलब चीनी हम वो रखते हैं तो चीनी क्या करेगी? उस तराजू के जो कंडे हैं वो स्प्रिंग है उसको डाउनवर्ड पुश करेगा, और वो स्प्रिंग क्या करेगा? अपनी नॉर्मल जो है इनिशियल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग उसमें वो आएगा। तो वो क्या करेगा? तो वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अपेरेंट वेट ऑफ द पार्टी बोलते हैं। तो उस तरह फिर हमें वो सारी कैलकुलेशन हम आती है कि हमारा वेट जो मैस है वो 80 केजी है या 90 केजी है। क्योंकि जितना हमारा फॉर एग्जांपल वो मैस ज्यादा होगा उतने हमारे पास हमारा जो mg है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? जी तो कांस्टेंट है। तो वेट की जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मैस पर। तो जितना हमारा मैस ज्यादा होगा उतनी हमारी वेट फोर्स ज्यादा होगी। जितनी वेट फोर्स ज्यादा होगी उतना नॉर्मल रिएक्शन आर अपवर्ड वो ज्यादा एक्ट करेगा। जितना वो ज्यादा एक्ट करेगा तो जो मशीन है वो क्या करेगी? आपको रीडिंग शो करवाएगी, और वो रीडिंग क्या होती है? अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी या मैस ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट क्लियर है कि हम अपना मैथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं?
ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आए हुए हैं, डिफरेंट यहाँ पर उन्होंने सिनेरियो क्रिएट किए हुए हैं। तो ज़रा जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। तो उस केस में हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट है ये आपस में इक्वल होंगे। ये माइका क्या दोबारा बताऊं? जो बातें अभी मैंने बताई है वो रिपीट करूं या आपको कुछ चीज समझ नहीं आई? कुछ काइंडली नुमाइंदा ना, क्योंकि 10 मिनट लेक्चर हो चुकी हैं, तो जो मतलब मैंने बातें बताई है ना वो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर में सुन लीजिएगा। तो अगर आपको समझ में ना आया वो फिर आप वो पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अब दोबारा बातें बताऊं तो टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश मेरी यही है कि आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जो फिर आपको समझ में ना आई वो आप फिर पूछ लीजिएगा, चाहे डिस्कशन ग्रुप में या पर्सनली। तो पहला हमारा केस है कि जब लिफ्ट रेस्ट पर होती है उस केस में स्पीड भी जीरो और उस केस में फिर डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। उस केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट है ये आपस में इक्वल होती हैं। उस केस में आप कह सकते हैं कि जो आपका पेरेंट वेट और जो आपका एक्चुअल वेट ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट आपके कब इक्वल होते हैं? जब तक पार्टी इनर्शियल फ्रेम में रहेगी तब तक अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों इक्वल होंगे। अब इनर्शियल फ्रेम रेस्ट में भी हो सकता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। इन दोनों केसेस में अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट आपका बराबर होगा। जैसे दूसरा बताया कि लिफ्ट मूविंग अपवर्ड है, अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो इस केस में जाहिर है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर जाहिर है कि बॉडी क्या करेगी, वो उस वक्त में भी उसका जो वेट है अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट वो आपस में इक्वल होंगे। और ये बात याद रखें कि एक्चुअल वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट हमारा mg होता है। ये जो mg है इसको आप क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेट बोलते हैं। और जो r है जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप अपेरेंट वेट बोलते हैं, ठीक है? अब तीसरा केस, लिफ्ट एक्सिलरेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ ए, एक्सेलरेशन ए के साथ वो क्या कर रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब जब देखें दो एक्सेलेशन है ना, एक एक्सेलेशन है डाउनवर्ड, लिफ्ट चूंकि ऊपर जा रही है, ऊपर किस एक्सेलेशन से जा रही है, ए एक्सेलेशन के साथ। तो एक एक्सेलेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक एक्सेलेशन क्या कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो फिर हमारा अगर हमें टोटल फोर्स निकालनी है तो हम क्या करना पड़ेगा, एम जी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट फोर्स है आर माइनस ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पर आप क्या निकालते हैं, यहाँ पर आप नेट फोर्स निकालते हैं। चले आप इस चीज को ना भी देखें, सिर्फ ये जो आपका मतलब की ये चीज है कि जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो आप देख लें रियल वेट कितना, एक्चुअल वेट कितना है एम जी, और अपेरेंट वेट कितना है, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। यानी कि उसमें कितना इजाफा होगा है, ए इजाफा होगा है, यानी कि स्मॉल एक्सेलेरेशन ए उसमें इजाफा होगा है। किसमें इजाफा होगा है, आपके अपेरेंट वेट में इजाफा होगा है। एक्चुअल वेट है एम जी, लेकिन आर की जो आंसर है, आर के आंसर में सिर्फ एम जी नहीं आ रहा बल्कि ए भी आ रहा है। जिसका मतलब है आपका आर यानी कि अपेरेंट वेट उसमें इजाफा हो चुका है। अगर आप लिफ्ट में आप बढ़ जाती हैं और वो लिफ्ट एक्सेलेरेशन से जा रही है ऊपर, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप भारी हो गए हैं, आपका मैथ आपका जो वेट है वो ज्यादा हो गया है, लेकिन इन रियलिटी वो ज्यादा नहीं होता, जस्ट आपको फील होता है। इसी तरह लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ जी, अगर उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो, जी का बराबर होने का मतलब क्या है कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो, 9.8 हो, तो फिर ज़ाहिर उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम जी बोल सकते हैं। तो आप देख लें उस केस में भी आपका पेरेंट वेट क्या हो जाता है, आपका पेरेंट वेट एक्चुअल वेट का 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा भारी आपको फील करती हैं। अगर आपका एक्चुअल वेट वो है फॉर एग्जांपल वो जी 100 न्यूटन, तो तब आपका
वो अपेरेंट वेट कितना बन जाएगा 200 न्यूटन, यानी कि आपका अपेरेंट वेट ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता भी दूं कि वेट किस तरह निकालते हैं। सॉरी मैथ, यहाँ से आपने वेट की फोर्स कैलकुलेट कर ली ना, जैसे यहाँ पे वेट की फोर्स कितनी है 2 mg फलाना फलाना। अब फॉर एग्जांपल आपका जो मैथ है वो है 80 kg, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, वो आप 10 से मल्टीप्लाई करें। आपका एक्चुअल वेट कितना आ गया, आपका एक्चुअल वेट आ गया 800 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से अगर आपने मैथ निकालना है, वही मैथ का ये फार्मूला है, इज इक्वल टू W ओवर G। W आपका कितना है 800 आया ना, G की वैल्यू होती है 10, तो 0 0 से कट गई। तो यहाँ से फिर आपको अपना जो मैथ है, जो आपको तराजू आपको बताता है, वो आपको तराजू पे क्या बताएगा 80 kg। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपका मैथ से बहुत ज्यादा है तो जाहिर है आपका जो न्यूटन है, जो वेट है, वेट की फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसको जब जी से कट करेंगे फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मैथ मिल जाएगा। तो इस तरह ये जो आपका तराजू होता है ना, वो आपको मैथ कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल वेट उसका फॉर एग्जाम्पल कितना है 800 न्यूटन। मेरी वॉइस कम होगी या सब तो सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? मीना फिर आप वो हैंड पे लगा रही है, आपको आपकी तरफ से जो है डेला को सही आ रही है। ये आपका आ गया एक्चुअल वेट। तो जब आपने अपवर्ड जाना है, अगर आप अपवर्ड आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रही हैं, तो तब आपने पढ़ा था आपका एक्चुअल वेट का डबल हो जाएगा, यानी कि 800 न्यूटन। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1600। तो अब आप इसका मैथ निकाल लें, 16 डिवाइडेड बाय 10। अगर आपने मैथ निकालना है तो ये कट गई। तो यानी कि जब आप एक्सेलरेशन जी से जाते हैं लिफ्ट में ऊपर की तरफ, अगर आपका मैथ 80 kg है, तो तब आपका मैथ कितना हो जाएगा 180 kg। डबल मैथ आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। क्लियर है ये पॉइंट? इस तरह आप क्या करते हैं, आप मैथ को निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्या जी करना है, सर क्लियर। सबसे पहले आपने वेट को निकालना होता है जी, और जितना जब वेट आ जाता है उसको आप जी से डिवाइड कर देती हैं, तो वो फिर आपको इस तरह क्या मिल जाता है, आपको मैथ मिल जाता है। यानी कि डायरेक्टली आप मैथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैथ को अगर आपने मालूम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेट की फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेट की फोर्स कैलकुलेट करके उसको आप 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मैथ आ जाएगा। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। पहले लिफ्ट क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी। अब लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जा रही है तो फिर आपका जो वेट अपेरेंट वेट वो आपका कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, पहले क्या हो रहा था आर में ऐड हो रहा था ना ये, अब आर में क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब आपको अपना जो वेट है वो हल्का फील आप करेंगे, आपको ऐसा लगेगा मैं पतला हो गया हूँ। इसी तरह अगर आप जी से डाउनवर्ड नीचे आती हैं, अगर आपकी लिफ्ट जी एक्सेलेरेशन से नीचे आती है, उस वक्त वेट लेसनेस आप फील करेंगे। जी एक्सेलेरेशन से अगर आप ऊपर जाएं तो तब आपका अपेरेंट वेट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर जी एक्सेलेरेशन से आप डाउनवर्ड आए
तो तब आपको ऐसा लगे कि आपका कोई वेट है ही नहीं है, आप 0 वेट के हैं, 0 न्यूटन है आपका, यानी कि आप वेट लेसनेस हो गया, आपका कोई वेट नहीं हो गया। फिर एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय मास लेस स्प्रिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ द टेंशन। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होती है, दूर होती है। अब ये देख लें, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये क्योंकि यहाँ पे जो रस्सी है M1 के साथ वो जो कनेक्ट है, वो कनेक्ट ज़ाहिर है वो लेफ्ट साइड पे हुई है ना, तो उसकी डायरेक्शन आपको राइट साइड पे मिलेगी। अब ये रस्सी देख ले, ये M2 के साथ राइट साइड पे कनेक्ट हुई है, इसलिए इसकी डायरेक्शन आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगी। तो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट होती है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकती हैं बस, और इसमें कोई नहीं बात। शिराज खान आपने डायरेक्शन ऑफ जो टेंशन है, टेंशन एक फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है फिर ज़ाहिर उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो रस्सी होती है जिसके साथ आप बांधते हैं ना, जिस पॉइंट के साथ, उस पॉइंट से दूर उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी तरफ नहीं होगी बल्कि उससे अवे डायरेक्शन होगी। जैसे ये जो रस्सी है जिसको आपने कनेक्ट की है M1 के साथ, ये वाली जो रस्सी है, तो जब आपने इसको कनेक्ट किया M1 के साथ, तो कनेक्ट किसकी तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ कनेक्ट है ना, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपको राइट साइड पे मिल रही है, डायरेक्शन की डायरेक्शन। इसी तरह ये जो रस्सी है यहाँ पर जो M2 के साथ कनेक्ट है, ये M2 के साथ राइट की तरफ कनेक्ट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपको लेफ्ट साइड पे जाकर मिल रही है। ये जो एरो है ये लेफ्ट साइड की तरफ वो शो कर रहा है, तो ये बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन आपको लेफ्ट साइड पे जाकर मिलेगी। तो इस तरह आपको ये बताता है कि टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट होती है। क्लियर आपकी? बाकी इसमें ज़ाहिर फार्मूलाज हैं और इतने ज़्यादा यूज नहीं होते। फिलहाल ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, सिर्फ आप उसकी कर लें, क्योंकि ये अब इतना आप किस तरह करेंगे, ये नहीं कर किया भी नहीं जा सकता, और डायग्राम वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। जो एमडी कैट वाली हैं वहाँ पर डायग्राम वाले क्वेश्चन आती हैं, लेकिन ये बहुत ही वो एडवांस लेवल है, तो ये नहीं पेपर में उनके आएंगे। आप में से आसिम, आपकी जो है ना पिछले चैप्टर जो हमारा था सर्कुलर मोशन, उसकी क्वेश्चन फाइल आपकी रहती है डिस्कस होने वाली, और फजीला ने भेजी, इसलिए कि फजीला की जो है ना वो पीडीएफ के जो रिजल्ट है वो बहुत ही खराब है, तो वो समझ ही नहीं आ रही उन क्वेश्चन की। फजीला से आपने उनको अच्छी तरह से वो टिक बना के पीडीएफ फाइल बना के भेजते हैं, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए। तो अदरवाइज फिर हम नास्तिक के क्वेश्चन फाइल में वो डिस्कस करेंगे सिर्फ। और इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन फाइल नहीं भेजी, तो ये आज चैप्टर हमारा खत्म हो जाना है। तो कल हमने जियान की बुक से या आसिम के जो क्वेश्चन फाइल है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपके यहाँ पास यानी कि 2 से 3 दिन आपके पास हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर
न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है या टॉपिक इसको कह लें या चैप्टर कह लें, आपकी मर्जी है, इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं वो आप क्या करें, आप उसकी क्वेश्चन फाइल बनाकर हमें शेयर करें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, ताकि वो फिर आप डिस्कस करें। अगर नहीं भेजेंगे तो लास्ट चैप्टर में भी सिर्फ आसिम ने भेजी है और फसीला ने भेजी है, तो इसके अलावा नहीं भेजेंगे तो फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। भेजेंगे तो फायदा आपका हो जाएगा, नहीं भेजेंगे नुकसान आपका होगा। इसलिए हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, वो फिर कोई और स्टूडेंट होंगी, अब मुझे उनका नाम नहीं याद। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। हाँ जी माजिदा, जो भेज, हम तो सब कुछ कहते हैं कि सारे भेजे हैं, लेकिन सारे भेजते कोई नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसी तरह आपने भेजनी है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो सर को, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, वो आपने क्वेश्चन फाइल आप चाहे वर्ड पे बना लें या उसको पेज पे लिख कर उसका मतलब वो खूबसूरत करके वो पीडीएफ फाइल में फिर हमें बनाकर भेज दें, लेकिन पीडीएफ क्लियर होनी चाहिए। वो फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका फिर हम आंसर करेंगे, तो इस तरह फिर आपके जो डाउट्स होंगे वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होती हैं जो आप वक्ती तौर पर नहीं पूछ पाते या शर्माती हैं या फिर आपके माइंड में नहीं आते, तो हमने आपको इसलिए अपॉर्चुनिटी दी है कि आप पेज पे लिख के वो क्वेश्चन भेज दें, ताकि फिर हम वो क्लास में डिस्कस कर सकें। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास टाइम है, आप भेज सकते हैं। भाई मुल्ला, अगर आप भेजना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप भेज सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के। हालांकि टाइम उसका गुजर गया, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट के जो डाउट्स हो रह जाए, तो इसलिए आप भेजना चाहती हैं तो कल तक आप भेज दें, ठीक है? क्योंकि कल मैं भी आसिम के क्वेश्चन फाइल डिस्कस हो, तो इसलिए कल तक आप भेज दें अगर आपने सर्कुलर मोशन की आपने भेजनी है। बाकी जो है ना, ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसके क्वेश्चन फाइल भेजने का टाइम तो 3 दिन कर लें। सर्कुलर मोशन का कल तक का टाइम है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 3 दिन के अंदर अंदर आपने भेजनी है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर प्रिपेयर करना होता है इसलिए टाइम वो लगता है। अब देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन द एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। जब आप इनर्शियल फ्रेम में हैं तो ज़ाहिर उस वक्त आपका अपेरेंट वेट और आपका एक्चुअल वेट दोनों बराबर होती हैं। तो ये जो भी हम तराजू वगैरह करते हैं तो ज़ाहिर हमारा इनर्शियल फ्रेम ही है, इस वक्त जो वो हमारा एक्चुअल वेट और हमारा जो अपेरेंट वेट ये दोनों सेम होती हैं। तो चीज जो आप तोल तोल के देती हैं। सर मुझे जी प्रेफरेंस समझ नहीं आया था। इनर्शियल फ्रेम, सर जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला टॉपिक था ना वो सही क्लियर नहीं हुआ था जी। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला। देखिए सिद्धना, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है सिंपल वर्डिंग में। वैसे तो डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, वो आपने इंटरव्यू में वो रट्टा रट्टा लगा के आपने सुनानी है। तो सिंपल वर्ड में रेफरेंस ये होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होती है जहां पर आप बैठकर मेजरमेंट करते हैं। अब आप रूम में बैठे हैं, रूम में बैठकर आप चींटी की या इंसेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व कर रही हैं, तो जो फिर आपका जो रूम है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अगर आप बस के अंदर बैठी हैं, बस के अंदर बैठकर पैर की मोशन को ऑब्जर्व कर रही हैं, तो बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अगर आप रॉकेट के अंदर बैठकर जमीन की मोशन को ऑब्जर्व कर रही हैं, तो वो रॉकेट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। यानी कि जिस जगह पर आप बैठकर मेजरमेंट करती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं, उस जगह को आप कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 टाइप्स होती हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये है कि जिसमें न्यूटन के लॉज होल्ड करते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जिसमें न्यूटन के लॉज होल्ड नहीं करते। फिर इनर्शियल फ्रेम या तो रेस्ट में होता है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अगर आप रेस्ट पे बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रही हैं, उस फ्रेम को आप इनर्शियल फ्रेम में बोलेंगे। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करके
चीजों को ऑब्जर्व कर रही हैं, तो तब भी आपके जो फ्रेम उसको आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बोलेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद हैं, यहाँ पर खड्डे, सड़कें बहुत ज्यादा खराब होती है, तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो मेंटेन नहीं रह सकती, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा तो जाहिर है कि यहाँ पर आपके जो फ्रेम है उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक्सेलरेशन का होना। क्लियर है सिद्रा? इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो और नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? दो ही केस होती हैं, या बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। इन दोनों केसेस में आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसलिए उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन के लॉज न्यूटन के लॉज के मोशन के लेक्चर 1 2 3 अटेंड नहीं किए। अच्छा स्लिम वो आई थिंक तो किए हैं, लेकिन चले दोबारा भेज देंगे। तो जब तक आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद हैं, तब तक आप जो चीज तोल के देते हैं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप चीनी तोल के दे रहे हैं तो चीनी आपको, क्योंकि अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर है, तो लिहाजा आपको चीनी ना ज्यादा, अगर आपने 1 किलो चीनी देनी है तो आपका जो 1 किलो ना वो बड़ा होगा ना आपका 1 किलो छोटा होगा, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिफ्ट में बैठ कर चीनी दे रहे हैं और वो लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, तो उस केस में आपका जो अपेरेंट वेट वो बढ़ जाता है। तो उस केस में आपका जो 1 kg है वो आपका ज्यादा नहीं है, वो मतलब वो बड़ा हो जाएगा 1 kg। उस केस में फिर आपको, अगर आपने 1 किलो के चीनी देनी है ना, आपको क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस केस में अपेरेंट वेट बढ़ गया है। तो जो 1 किलो पूरा करते करते आपको चीनी बहुत ज्यादा उसमें डालनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 1 kg पूरा होगा। तो उस केस में फिर आपको नुकसान होगा, यानी कि बहुत सारी चीनी आपकी वेस्ट हो जाएगी 1 किलो पूरा करते करते। लेकिन अगर आप पर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो उस वक्त फिर 1 किलो आपका छोटा हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी डालने से आपको 1 kg आपको मिल जाएगा, तब आप फायदे में रहेंगे। सलीम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही को, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तब हमारा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म होती है या वो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। दोनों केस में जो उस दोनों केस में आप बोलेंगे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तब आप बोलेंगे कि मेरा जो फ्रेम है जिसमें बैठ कर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रीडिंग एक्सेलरेशन जीरो होगा। इनर्शियल फ्रेम में ऑलवेज एक्सेलरेशन जीरो होता है। But in non-inertial frame of reference, reading of the spring balance increases or decreases. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी चीनी की, अगर आपने 1 kg देना है, अगर आपका अपेरेंट वेट बढ़ जाता है तो 1 kg पूरा करने के लिए आपको ज्यादा चीनी डालनी पड़ेगी। अगर आपका अपेरेंट वेट कम हो जाता है तो 1 kg पूरा करने के लिए आपको थोड़ी चीनी डालनी पड़ेगी। ये बात है नॉन इनर्शियल में। इनर्शियल में आपको वो इक्वल, वो मतलब आपको डालनी पड़ेगी, कम या ज्यादा आपका सीन नहीं होगा। फिजिकल बैलेंस में क्या होता है? वो कह रहा है कि फिजिकल बैलेंस में actually we compare the mass of the body in both bands. Here we does not calculate the absolute weight of the body. हम just mass को compare करते हैं। हम यहाँ पर उसका जो absolute यानी एक्चुअल वेट होता है ना, वो हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर रहे थे ना 200 न्यूटन 800 न्यूटन, यहाँ पर हम वो कैलकुलेट नहीं करते, जस्ट हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 1 kg का जो वो पैन होता है वो रख देते हैं पार्ट, और यहाँ पर फिर आप चीनी डालना शुरू कर देती हैं। तो जब जाहिर है कि यहाँ पर 1 kg है, तो फिर जाहिर है जब ये दोनों इक्वल लेवल पर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये भी 1 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मेजर नहीं करते बल्कि कंपेयर करके आप अपनी चीजों को तोलती हैं। जो पुराने जमाने में अभी भी जो पुराने जो गाँव है ना, यहाँ पे कंडे ये यूज हो रहे हैं। अब तो मॉडर्न आ गए ना इलेक्ट्रॉनिक, वहां पर आप एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं।
आपको पता चलता है कि 80 kg 90 kg 10 ग्राम वो आप मेजर करती हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेजर नहीं करते बल्कि यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो आइडियल है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, आइडियल है, तो फिर जाहिर है वो कह रहे हैं अगर आपका आइडियल वो फिजिकल बैलेंस है, उस केस में चाहे आपका फ्रेम इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, आपकी मेजरमेंट में कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जाहिर है ये आइडियल केस है, एक्चुअल वर्ल्ड में हमें एरर वो मतलब एक्चुअल जो फिजिकल बैलेंस है उसमें वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये 2 टाइप्स के होती हैं। सर करना तो नहीं चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, क्योंकि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें उस पर ग्रेविटी तो सेम होगी दोनों पेन्स के लिए। नहीं, जब आप नॉन इनर्शियल में जाती हैं तो वहां पर फिर जाहिर है कि आपको जो नेट फोर्स मिलती है वो ज्यादा मिलती है। अगर आपके इनर्शियल फ्रेम है तो उस केस में आपकी नेट फोर्स ग्रेविटी होती है सिर्फ, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाती हैं उस केस में नेट फोर्स ग्रेविटी प्लस आपकी जो अप्लाइड फोर्स होती है, इन दोनों को मिलाकर आपको नेट फोर्स मिलती है। ये जो आप पढ़ते हैं ना प्लस एम ए या माइनस एम ए, सेम वो पेन सेम ही इफेक्ट होगा ना उसका तो फिर। वो तो इनर्शियल में सेम इफेक्ट होगा। अगर नॉन इनर्शियल होगा तो नेट फोर्स है फिर आपको वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? बात है ना नेट फोर्स की, हम देखते हैं तो जब हमारा नश्य फ्रेम होगा तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होती है। उस वक्त हमारा पेरेंट वेट और एक्चुअल वेट हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अप्लाइड फोर्स और नेट फोर्स आपस में बराबर होती है। लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल में जाती हैं उस केस में आपकी जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एम जी प्लस एम ए। ये आपको नेट फोर्स जाकर मिलती है एम जी प्लस एम ए, यानी कि उसमें कितना फैक्टर ऐड हुआ है, एम में ऐड हो गया है। जिस एक्सेलेरेशन से आप जाते हैं ना वो एक्सेलेरेशन ऐड होगा तो फिर आपकी नेट फोर्स आपको बढ़ जाएगी। और जब आप डाउनवर्ड आते हैं फिर आप वो माइनस एम में हो जाता है, यानी कि उतना फैक्टर आपका माइनस हो जाता है। क्लियर है? इन न्यूटन सेकंड लॉ। जी सर। तो ये सिर्फ वो बात कर रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे यहाँ पर देखे ना, यहाँ पे वो बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे जस्ट कह रहा है कि कंपेयर कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आइडियल फिजिकल बैलेंस होगा, ये पहला लाइन, तो फिर तो वो कोई एरर नहीं आपको देगा। लेकिन व्हेन द मास ऑफ द पेन आर नॉट इक्वल देन बैलेंस शो द एरर इन द मेजरमेंट। तो ये ज़ाहिर है फिर ये यहाँ पर कौन सा केस आ जाता है, वो इनर नॉन इनर्शियल वाला आ जाता है। In Newton's second law, if force is equal to 0, then V is equal to constant and acceleration is equal to 0. तो ये लॉ तो फर्स्ट लॉ हो गया है। राइट मीन देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ये आपको फार्मूला नहीं देता फहीमुल्लाह, ये जस्ट आपको बताता है कि फोर्स है या फोर्स नहीं है। ये जो आप कह रही है ना जो फार्मूला ये आपको सेकंड लॉ देता है। फर्स्ट लॉ तो सबसे पहले हमें बताता है कि फोर्स है। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है क्वालिटेटिवली। पहले फर्स्ट लॉ आया उसने बताया कि फोर्स है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि फोर्स कितनी है, वो फिर हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने वो फिर हमें बताया कितनी फोर्स है। पहले न्यूटन हमें बताया कि फोर्स है, फिर सवाल आया कि कितनी फोर्स है, फिर उस न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बताया कितनी फोर्स एक्ट करती है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट। आप जानते हैं न्यूटन के मुताबिक जो टाइम है और स्पेस ये एब्सोल्यूट होती हैं।
the velocity of the observer has no effect on it. वो कहता है कि अगर आप वेलोसिटी जितना मर्जी तेज जाएं या स्लो जाएं कोई इफेक्ट नहीं होगा, सारे ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जो वेलोसिटी है ये इफेक्ट डालेगी। अगर आप but according to special theory of relativity, Newton laws are true as long as we